हेलो बच्चों, मैं हूँ एस एन राय सर, फिजिक्स वाले, भौतिकी वाले। और आज मैं लाया हूँ खास तौर से, मुख्य रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भौतिकी के कुछ टॉपिक को लाए हैं, जिसे हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, जो कि किसी दिए गए अक्ष के परितः ही निकाला जाता है। मतलब कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसमें दो निकाय होता है, एक तो कणों का निकाय होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। और एक दूसरा होता है सतत द्रव्यमान जो वितरित होता है उसके निकाय का, मतलब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट यानी अक्ष के परितः ही इसे निकाला जाता है। तो इसमें दो प्रमेय पढ़ते हैं हम लोग। एक तो समानांतर अक्षों का प्रमेय, ठीक है, जिसमें ये हम जानते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिसेस। ये क्या कहता है, ये जो थ्योरम है ये कहता है कि, ब्रीफ करते हैं बस हम थोड़ा सा, कि अगर कोई भी निकाय है, चाहे वो सतत द्रव्यमान वितरित हो, वैसा निकाय हो, या कोई कणों का निकाय हो, ठीक है, जिसमें ढेर सारी संख्या में कण है, तो कोई भी निकाय हो उसका एक द्रव्यमान केंद्र होगा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, अंग्रेजी में सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पास होने वाला कोई भी एक अक्ष है, एक्सिस है, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में सुने भाई, क्योंकि अंग्रेजी वाले भी हैं, तो अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में समझ में आ रहा होगा, और अगर शुद्ध हिंदी माध्यम का कोई विद्यार्थी होगा तो उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और स्पेशली जो टॉपिक को हिंदी में लाने का इसके पीछे कारण मुख्य यही है कि हिंदी माध्यम के हमारे जो विद्यार्थी हैं ना, प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं जो गांव देहातों में पढ़ते हैं, उनको कोई सहारा नहीं दे पाता है, और उस स्तर का तो सहारा नहीं मिलता है जिससे वो मुख्य जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, हम आते हैं मेडिकल में, ठीक है, या आए इंजीनियरिंग में, उनमें इनको सहायता उस लेवल पे, उस स्तर पे नहीं मिल पाता है, ठीक है, जो कि उनको बहुत ही आवश्यक है। यही मुख्य कारण है कि ये सारी चीज़ों को हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में, ठीक है, बढ़िया से इसको डील करेंगे। तो ये देखिए, एक अक्ष लिया हमने जो इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से, ठीक है, गुजर रहा है, और इसी के समानांतर एक दूसरा अक्ष अगर है, सपोज कर लीजिए, आप मान लीजिए, ठीक है, कि ए बी अक्ष है। ये दोनों जो अक्ष है आपस में समानांतर है, समानांतर मतलब अंग्रेजी में पैरेलल है। इनके बीच की लंबवत जो दूरी है मान लीजिए कि डी है, और दो समानांतर जो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी लंबवत दूरी को ही कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कहते हैं। अगर इसका कुल निकाय का द्रव्यमान कैपिटल एम है, ठीक है, बड़ा एम ले लिया, और इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं हमारे समझ से, इतना हिंदी माध्यम के विद्यार्थी काफ़ी होशियार होते हैं कि जो एम ही समझेंगे, ठीक है, इसके लिए हमको माँ लिखने की जरूरत नहीं, भैया माँ लिख देंगे, ठीक है, कि माँ आ गया, ऐसा नहीं करेंगे। तो इस अक्ष को हम थोड़ा अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण निकालने की कोशिश करें और प्रयास करें, तो इसमें यह होता है, इस अक्ष के परितः जो है आईसीएम लिख दिए भाई, ठीक है, ये जड़त्व आघूर्ण है। तो इसके अक्ष के परितः ए बी के परितः जो होता है आईसीएम और धन md स्क्वायर, ये समानांतर अक्षों का जो प्रमेय है, इसमें इसको लगाने से पहले ये बहुत ही आवश्यक है कि दोनों अक्ष समानांतर हो, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों में से एक अक्ष का द्रव्यमान केंद्र से, जो भी निकाय होगा उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरना बहुत ही अति आवश्यक होगा, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी एंड इट इज़ मस्ट, ठीक है। तो ये कहता है कि जो आईसीएम होगा उसमें md स्क्वायर जोड़ देंगे, तो AB के परितः, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण इस निकाय का निकल जाएगा। और ये जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, ये सभी के लिए
मान्य है, मतलब इसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि कड़ों का निकाय होगा तो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी प्रकार के हर तरह के, ठीक है, सभी प्रकार के निकायों के लिए पूर्णतः ये क्या है, ये वैलिड है, मतलब मान्य है, ठीक है। अब आते हैं इसमें एक दूसरा प्रमेय होता है जिसको लंबवत अक्षों का प्रमेय बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस समय रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी हमारे प्यारे बच्चे एकदम बिल्कुल इसको बढ़िया से समझ रहे होंगे, ठीक है। लंबवत अक्षों का प्रमेय क्या होता है, तो जो लंबवत अक्षों का प्रमेय होता है ये सिर्फ किसके लिए होता है, दूसरा वाला प्रमेय, ये सिर्फ जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है, जो वस्तु है, जो तलीय वस्तु है, जो कि तल में होता है, जिसका तल प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन बोलते हैं अंग्रेजी में भाई इसको, तो 2 डायमेंशनल, ठीक है, द्विविमीय वस्तुओं के लिए ही सिर्फ ये मान्य है। बिल्कुल बढ़िया समझना, द्विविमीय मतलब क्या, जो भी प्लेट नुमा चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लेट है, ठीक है, आयताकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेट है, त्रिभुज के आकार का कोई प्लेट है, इनसे कट पीट को बना हुआ कोई है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए डिस्क है, अंग्रेजी में उसको डिस्क बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और डिस्क रिंग है, जो हम लोग इसको कह सकते हैं, इनके लिए ही मान्य है, ठीक है। एक विमीय और त्रिविमीय वस्तुओं के लिए ये प्रमेय मान्य नहीं है। तो ये कहता है कि मान लीजिए किसी तल में कोई तलीय वस्तु, ठीक है, रखी गई है, मान लीजिए ये XY तल में रखा गया है, और इस तल के लंबवत ये Z अक्ष होगा, ठीक है, तो इस तल में 2 अक्ष X और Y, इनके परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा, उनका जो योग होगा, वो जो तीसरी अक्ष है, जो कि इसके तल के लंबवत है, उसके बराबर होगा। और देखिए ये जरूरी है इसमें कि ये जो तलीय वस्तु है, ठीक है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ये XY तल में है, तो X और Y का सम मतलब योग क्या है, Z के बराबर है। अगर मान लीजिए YZ बना होता तो Y और Z का जो योग होगा जड़त्वाघूर्ण का, वो बाकी बची तीसरी जो अक्ष है उसके परितः जो भी जड़त्वाघूर्ण उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने एक संक्षेप में इसको दोनों प्रमेयों को, ठीक है, बढ़िया से बताया, और अब इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे, और देखते हैं कि जो नीट की जो परीक्षा है उसमें आए प्रश्नों को ही हल करें तो हमें थोड़ा सा फायदा होने की संभावना है, ठीक है। तो आते हैं और प्रश्नों पे आते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें नीट में। तो एक प्रश्न है नीट का प्रश्न है, इसमें क्या है कि 3 गोलीय कोश है, मतलब स्फेरिकल सेल, पतले लेयर वाला, ठीक है, थिन स्फेरिकल सेल है, तो इसको इस तरीके से बनाए, खोखला गोला भी कर सकते हो, ठीक है, R त्रिज्या का ये है, और ये यहाँ पे और है, ये आकार जो है ये बराबर है, एक समान रूप के तीनों खोखले गोले हैं। खोखला 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 बोल सकते हो आप, बिल्कुल, ठीक है। R त्रिज्या का ये भी है, R त्रिज्या का ये भी है। अब देखिए जो प्रश्न है, अब इस पर क्या मतलब, इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान है। अंग्रेजी में कहे तो थिन स्फेरिकल आइडेंटिकल सेल्स हैं, और हिंदी में बोले तो तीनों गोलीय कोश पतले हैं, 3 लेयर्ड है, ठीक है। खोखला गोला है, सीधे सीधे कह सकते हो, ठीक है, इसकी कोई भी मोटाई नहीं है, ठीक है, गोला नहीं है, गोला कहेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, ठोस गोला हो जाएगा अपने आप, एकदम सॉलिड। अब देखिए इस अक्ष के परितः हमें इसका, इस निकाय का, तीनों
जो गोलीय कोश का निकाय है उसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो जड़त्व आघूर्ण है क्या होता है, इसको अगर देखा जाए तो ये एक ही जो भी दिया गया अक्ष है उसके परितः अगर निकालते हैं तो सभी गोलीय कोश का जड़त्व आघूर्ण निकाल के और हम आराम से योग निकाल लेंगे, मतलब जोड़ देंगे भाई, ठीक है। और अगर इसमें हमें सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है, अगर कोई भी गोलीय कोश है, ठीक है, पतले लेयर वाला, तो उसके द्रव्यमान केंद्र से यानी उसका व्यास बनेगा, डायमीटर व्यास बोलते हैं हिंदी में, उस अक्ष के परितः उसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है 2/3 mr² होता है भाई। 2/3 mr² होता है। तो हमें इसके अक्ष के अबाउट निकालना है जो ए बी है। तो अभी देखिए इसमें जो भी हमें डायरेक्ट सूत्र पे आधारित अगर हमें दिखाई दे रहा होगा उसको हम एकदम बिल्कुल डायरेक्टली लिखेंगे, ये बिल्कुल एक बार में लिख देंगे। अब देखिए ये जो अक्ष है जो दिया गया ए बी, इस गोलीय कोश के द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है, मतलब इसका व्यास के ही परितः है हुआ एक तरह से। तो इसका सूत्र जो है डायरेक्टली 2/3 mr² लिख दिए प्लस। अब इन दोनों का देखिए सूत्र हमको इस अक्ष के परितः जो इसका खुद का अपना, ठीक है, स्वतः द्रव्यमान केंद्र है उससे गुजर रहा है, तो इसके अबाउट इसके परितः तो 2/3 mr² होगा। और इसमें इसके भी उसी तरीके से ये भी गोला है तो इसके परितः भी 2/3 mr² है। लेकिन हमको ए बी पे आना है तो इस अक्ष के समानांतर ये अक्ष है जो दिया गया है, इनके बीच की दूरी खुद ये त्रिज्या हुई, उसी प्रकार से इसका भी निकलेगा। तो जैसी स्थिति इस गोले की है इस अक्ष के परितः, ठीक है, गोलीय कोश की, वैसे ही इस गोलीय कोश की इस अक्ष के परितः है। तो एक का निकाल कर उसको 2 गुना कर देंगे सीधे। तो अब देखिए 2/3 mr² ये समानांतर अक्ष का प्रयोग में ला रहे हैं। अब प्लस क्या होगा, देखिए ये आईसीएम है और यहाँ से चलेंगे तो mr² और हमें जोड़ना पड़ेगा और गुणा 2 कर देंगे भाई, क्योंकि एक गोलीय कोश ये है दूसरा ये है। इसी अक्ष के परितः जब सबका निकालेंगे तभी हम उनका पूर्णतः योग कर सकते हैं, अदरवाइज, ठीक है, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो IAB जो निकल कर आएगा आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जोड़ दो आप। देखो 2/3 + 1 कितना हुआ 5 mr²/3 और ये गुणा 2 मतलब 10 और 2 12 हो जाएगा, 12/3 मतलब 4 mr², ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि माध्यम का देखिए कोई भी इसमें प्रभाव परीक्षाओं में नहीं होता है। ये अगर किसी के दिमाग में चल रहा होगा तो इसको निकाल कर फेंक दें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका प्रभाव होता तो ऐसा कैसे हो सकता है, हिंदी माध्यम के बच्चे मतलब कि सिलेक्शन होगा ही नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर हिंदी माध्यम में है तो आप हिंदी माध्यम में पढ़े समझे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नीट की परीक्षा होती है वो दोनों भाषाओं में रहती है। बाइलिंगुअल अगर आप सेलेक्ट करते हैं पेपर में तो अगर एक तरफ कॉलम में अंग्रेजी में लिखा हुआ तो दूसरे तरफ उसका हिंदी अनुवाद रहता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका स्टार्टिंग जो बैकग्राउंड है हिंदी माध्यम रहा है, ठीक है, और तैयारी अगर नीट की परीक्षा की या किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आप अंग्रेजी माध्यम में कर रहे हैं तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। उसमें बाइलिंगुअल पेपर है तो ले लीजिए, आपको हेल्प भी करेगा। अब देखिए प्रश्नों को बनाने में जो हमारे पास चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से क्या है, तो सूत्र है और जो भी इसके प्रमेय है, जो भी हमने पढ़ा है, जिस टॉपिक से जिस विषय से कुछ भी आप ले लीजिए, हर जगह एक ही चीज़। अब देखिए कुछ और प्रश्न को हल करते हैं वो। अब आते हैं, देखिए फिर से ये AIPMT का ही एक प्रश्न है और
हम इसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तित जो प्रश्न आते हैं उनको उसी मौके पर देखा जाता है कि इसमें क्या परिवर्तन किया गया। फिलहाल अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप जो भी बेसिक है उसी के थ्रू आप बात करेंगे। देखिए, ये 4 कण हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, ये L है, ये भी L है, ये भी L है। ठीक है, अब बात ये करना है हमको इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो हमको कोई ना कोई इसमें वो अक्ष बताना पड़ेगा जिसके परितः निकालना होगा। बिना अक्ष का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए ये सारी चीजें एक्स वाई तल में है, ये x है और ये y अक्ष है, ये एक्स वाई तल में, और ये मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, तो ये z अक्ष होगा। मतलब हम चाह रहे हैं O से गुजरने वाली और z एक्सिस से z अक्ष है, इसके परितः, इस अक्ष के परितः इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं तो आप देखते हैं इसमें। अब देखिए, यहाँ से निकालना, हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे। सभी कणों का निकाल कर और हम जोड़ देंगे, सीधे योग कर देंगे भाई। अब देखिए, इस कण का निकालेंगे इस अक्ष के परितः, तो कण में सीधा होता है, उसका द्रव्यमान और गुणा करना है किसका, इस अक्ष से जो लंबवत दूरी है इसकी, उसके वर्ग से करके और उसके द्रव्यमान में गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है मतलब। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये अक्ष ये रहा, यहाँ से इसकी जो दूरी है, लंबवत दूरी है, एक ही बात है। ये जो विकर्ण होगा ना इस वर्ग का, उसकी आधी दूरी है। तो विकर्ण की कुल लंबाई कितनी है भाई, l² प्लस l², और ये आएगा वर्ग, इसका वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, तो l² प्लस l², 2l² का अंडर रूट बात करेंगे, तो ये पूरी लंबाई आपकी आएगी √2 टाइम्स l, उसका आधा करेंगे। तो यहाँ से ये जो दूरी देख रहे हो आप, मान लीजिए कि r है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी उसकी आधी, मतलब √2l का आधा, मतलब l/√2। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं l/√2। ये केंद्र से यहाँ की दूरी है, इस केंद्र से यहाँ की दूरी वही है, यहाँ से यहाँ की बराबर है, मतलब आप r ऐसे 4 जगह लिख दें। तो एक निकालें और 4 गुना कर दे तो सही नहीं रहेगा, क्या दिक्कत है। m r² होता, r मतलब l/√2 का स्क्वायर, एक कण का ये निकला। ठीक है, कितने कण है, इसी प्रकार से 4 है, तो 4 गुना मार दिया, सीधे फटाक से बिल्कुल निकल जाएगा। तो आप देखो कितना हुआ, 4, ये 4m और l² √2 का वर्ग 2, मतलब 2ml²। ठीक है, अब बात करते हैं, ये परिवर्तित प्रश्न था। अब हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, ये एक 4 पतले छड़ है। ठीक है, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m और लंबाई l है, ml और ml। ठीक, अब देखिए, इसके परितः, इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण निकालने को आया था। हम यहाँ परिवर्तित करते हुए, और हम यहाँ पे एक ले लिए बिंदु 1, और मान लीजिए कि ऐसे कर दिए समझने के लिए, मतलब यहाँ से ये जो लंबवत है, इस तल के लंबवत जो आयताकार आकार बना हुआ है 4 छड़ों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो इसके इस कोने से जो पास होने वाला अक्ष है, जो इस तल के लंबवत है, ठीक है, इसके अबाउट निकालना है, मतलब IA निकालना है। और एक तरह से यहाँ पे देखा XY, तो ये Z ही हुआ, एक तरह से Z अक्ष हुआ, इसके परितः निकालना है। अब देखिए, इसके परितः निकालने के लिए ये जो A बिंदु है, अब आपके पास देखिए कई सारे इसमें चीज़ें निकाल सकते हैं हम लोग।
तो क्या करें, जैसे हमारे एक एक करके निकालते हैं चारों छड़ों का, तो इसका तो निकाल लेंगे आसानी से, इनका निकाल लेंगे तो हमें जो प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, समानांतर अक्ष जो प्रमेय है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि हो सकता है कैलकुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसके जो द्रव्यमान केंद्र है इसके पूरे निकाय का, चारों छड़ों का जो निकाय है उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे होगा बीचों बीच में। इस अक्ष के परितः निकाल लें और उसके समानांतर ये अक्ष होगा और इनके बीच की दूरी वही होगी जो अभी हमने प्रश्न में हल किया। ये मतलब कि जो विकर्ण का लंबाई है आधा होगा, तो चूंकि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में आएगा तो विकर्ण की लंबाई 2l स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, मतलब रूट 2l उसका आधा हो जाएगा। ये डायरेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है। तो चूंकि अभी निकाला है और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया है। तो अब देखिए इस अक्ष के परितः निकाल कर और यहाँ से हम समानांतर अक्षों का प्रमेय प्रयोग में लाएंगे। तो हम ये आईसीएम निकाले पहले, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है जो इसके तल के लंबवत है, तो इसमें निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें मेहनत करना पड़ेगा हर आप। तो अब देखिए एक छड़ का जो होगा द्रव्यमान केंद्र अपना खुद का यहाँ है, यहाँ से ये जो दूरी है ना l/2 है, ये वाली दूरी l/2 है। तो इसका यहाँ पे पहले इससे इसका निकालेंगे, तो इसके द्रव्यमान केंद्र से निकालेंगे एक छड़ का, तो ml²/12 हुआ। इसका आईसीएम है खुद का, और इस अक्ष के परितः निकालने के लिए समानांतर अक्ष का प्रमेय लगाया l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक छड़ का निकाला, इसका 4 गुना निकालेंगे तो ये आएगा 4ml²/3। ये आप जोड़ कर देख लो, ml²/3 आएगा, मतलब ये 4ml²/3 है। ये PIPMT का आया हुआ प्रश्न था। अब इसके समानांतर इस पर लगा दिया। तो अब देखिए ml²/3 मतलब 4 गुना है। ये पूरे निकाय के लिए का द्रव्यमान केंद्र था, ये लगाया था, ये एक छड़ पे लगाया था, इसके परितः निकाला। अब इसमें देखो ये निकाला है और उसके बाद ये यहाँ से, अब इसी में सावधान रहना है। अब पूरे निकाय के द्रव्यमान केंद्र पे ये प्रमेय लग रहा है, समांतर अक्षों का प्रमेय, ठीक है। तो ये पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। तो पूरे निकाय का जो द्रव्यमान है ना वो 4m है, 4m। तो कुल द्रव्यमान निकाय का 4m है, और यहाँ से जो दोनों अक्षों का जो बीच की दूरी है, लंबवत दूरी है, वो l/√2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको हम निकाल सकते हैं। ये है 4ml²/3 प्लस 4ml²/2, ठीक। आप ये जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आएगा 8ml² और 12ml²/6, ठीक, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 8 20 ml² और बाई 6, मतलब आप कट पिक कर सकते हो जैसा था पहले। ये आएगा 10 ml²/3। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। एक एक छड़ का इस अक्ष के परितः, इन दोनों का तो आराम से निकल जाएगा, ml²/3 होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। और इनका दोनों का जब निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका द्रव्यमान केंद्र खुद का अपना यहाँ है, और यहाँ से ये दूरी निकालना पड़ेगा सिमिलरली यहाँ से, उसी प्रकार से इसका भी निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो आप अपने अपने तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई चकती है, चकती मतलब डिस्क, ठीक है। तो अगर डिस्क ले लेते हैं हम, मान लीजिए कि ये ऐसे बनाया हमने, ये चकती है जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्क। इसकी त्रिज्या r है और एक समान रूप से द्रव्यमान का वितरण हुआ है इसके पूरे सतह पे, और m द्रव्यमान की है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इसके तल के लंबवत यहाँ पे एक अक्ष है AB,
जो तल के लंबवत है, ठीक है, दिया है प्रश्न में, इसके परितः इसका हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है कि इसके द्रव्यमान केंद्र से चक्ति के द्रव्यमान केंद्र और तल के लंबवत जो अक्ष है आईसीएम जिसे कह रहे थे, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो mr²/2 होता है। अब ये अक्ष और ये अक्ष समानांतर है, जिसमें से ये आईसीएम हो गया, तो ये हम प्रमेय जो पढ़े हैं आईसीएम mr²/2 प्लस mr², दो लंबवत अक्षों के बीच की दूरी जिनमें से एक अक्ष का उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र से गुजरना अति आवश्यक है। अब अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 3mr²/2। ये भी AIPMT का एक पुराना ही प्रश्न रहा, ठीक है, और थोड़ा सा ये हल्का होता है। अब यहाँ पे ये एक कुछ लॉजिक वाली थोड़ी सी बात कर लें अगर प्रश्न का, तो मान लीजिए ये जो चक्ति था ना, ये चक्ति का 1/4 हिस्सा ले लिया, ठीक है, ये है एक उसी प्रकार की कोई चक्ति थी, ये 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है, मतलब 1/4 हिस्सा एक डिस्क का, और इस डिस्क के तल के जो चौथे हिस्सा वाली डिस्क है, एक यहाँ से मतलब अगर जिस हिस्से का ये डिस्क का चक्ति का चौथा हिस्सा है, उसका जो पूरे चक्ति का डिस्क का जो केंद्र द्रव्यमान केंद्र रहा होगा उससे गुजरने वाली अक्ष वही है और तल के लंबवत है, ठीक है। इस अक्ष के परितः इसका जो जड़त्व आघूर्ण हो हमें निकालना है, लेकिन इसका जो चक्ति का चौथा हिस्सा है इसका द्रव्यमान m है, रेडियस मतलब कि त्रिज्या क्या है r है, तो इसका हमें निकालना है। आप देखो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो ये पूरी चक्ति होती तो कितने मास की होती, 4m की होती, 4m की, ठीक है, तो 4m त्रिज्या का इस वर्ग और /2 ये सूत्र होता है, उसका पूरे कंप्लीट जो पूर्ण रहती चक्ति तो उसका यही होता जड़त्व आघूर्ण mr²/2 सूत्र लगाते और का 1/4, तो ये 4 कट ही जाता। अगर ऐसे देखा जाए तो mr²/2 सूत्र जैसे m मास की मान लो चक्ति पूरी रही होती तो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष था उसके परितः जड़त्व आघूर्ण यही हुआ होता। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए m द्रव्यमान की एक चक्ति थी, आधा मोड़ दिए तो क्या हो गया, अर्ध चक्ति हो गई, आधी हो गई, फिर आधा मोड़ दिए तो 1/4 होगी। लेकिन ये बताइए जो द्रव्यमान का वितरण हुआ है, जो दिया गया अक्ष है जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, उसके सापेक्ष जो द्रव्यमान का वितरण है बिल्कुल एक समान रहा है, भले ही आप आधा कर दिए चाहे 1/4 कर दीजिए। तो m मास का m द्रव्यमान की पूरी चक्ति रही होती, उसको फोल्ड कर करके हम मोड़ के 1/4 बना देंगे तो m मास ही रहेगा, r²/2 यही सूत्र लग रहा है कि मानो है। ये चीज़ हम सब चीज़ों पे लगा सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं जड़त्व आघूर्ण किसी भी निकाय का, ठीक है, चाहे वो कणों का निकाय हो चाहे सतत द्रव्यमान वाले वितरण वाला जो कोई निकाय है, तो सबके लिए जो जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता है वो किस पर है, मुख्य रूप से कि द्रव्यमान का वितरण जो दिया गया अक्ष है जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है वो कैसा है, कितनी दूरी पे है द्रव्यमान का वितरण, ज़्यादा दूरी पे ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण देगा, कम दूरी पे है तो कम देगा, और अक्ष पे ही है अगर द्रव्यमान का वितरण तो उसका शून्य हो जाएगा, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। तो ये हम लोग जानते हैं और ये अक्ष पे बिल्कुल निर्भर कर रहा है कि एक अक्ष बदलते ही बदल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल उत्तर का बात देखें तो उत्तर में परिवर्तन हो जाएगा, प्रश्न का जो उत्तर है वो बदल जाएगा। तो अक्ष पे निर्भरता है, द्रव्यमान का वितरण है अक्ष के परितः, ठीक है। और बाकी जो दिख ही रहा है कि इसमें जो इसका आकार है, शेप है, साइज है, क्या इसका किस प्रकार का है, ये चीज़ रिंग है कि डिस्क है कि क्या है, जो भी ये बात कर सकते हैं। तो ये अपना रहा है मुख्य रूप से ये हिंदी माध्यम के हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं उन्हीं पर ये पूरा ये दिया गया ताकि
ये हमारा जो लेक्चर है जो भौतिकी का, ये अब गांव देहात के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। और ठीक है, इससे सहायता मिलेगी। और अगर कोई भी इस पर डाउट होगा तो बच्चे पूछेंगे, कमेंट में भी करेंगे, लिखेंगे। और अगर और भी कुछ चाहिए नीट के लिए, ख़ास तौर से नीट और आईआईटी के लिए, ठीक है, तो उसमें हम अवश्य लाएंगे और भी वीडियो। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।